नमस्कार। मैं मिथिलेश श्रीवास्तव लिखावट संस्था की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ। जी नमस्कार। लिखावट बहुत पुरानी संस्था है, लगभग 35 वर्षों से सक्रिय है समकालीन कविता को लेकर के, हमारी आपकी कविता को लेकर के। और इसके संस्थापकों में रघुवीर सहाय, मंगलेश डबराल और मैं और बाकी बहुत सारे मित्र शामिल रहे हैं। यह एक इत्तेफाक हुआ कि जनवादी लेखक संघ की ओर से राघवेंद्र रावत ने एक कविता संग्रह का संपादन किया, जिसमें राजस्थान के 85 कवि शायर शामिल हैं। और जब उस किताब का मुझे पता चला तो मेरी उत्सुकता बढ़ गई कि क्यों ना हम इन कविताओं को वाचिक परंपरा में भी ले आए। और तब राघवेंद्र जी से बात हुई और उन्होंने कहा कि इसको हम लोग करते हैं। तो आज मेरी गिनती अगर सही है तो यह श्रृंखला इस कार्यक्रम की 5वीं है, कड़ी है इस श्रृंखला की। हम लोग 4 कर चुके हैं, आज 5वें में आप लोगों के साथ हैं। इस श्रृंखला से बड़ा आनंद आया कि कई पुराने मित्र, जो मित्र तो हैं लेकिन बरसों से बात नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई, उनसे भी यहाँ रूबरू होने का मौका मिला। और ये श्रेय राघवेंद्र रावत को ही जाता है, जिन्होंने इस संग्रह को संपादित किया और लोक मित्र प्रकाशन ने इसे छापा। इस संक्षिप्त परिचय के साथ आज के प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूँ कि आज 4 कवि, मैं गीतकार या शायर नहीं बोल रहा हूँ, 4 कवि जुड़े हैं। लोकेश कुमार सिंह साहिल जयपुर से, नवनीत पांडे बीकानेर से, कैलाश कबीर बोरुंदा जोधपुर से और स्मिता शुक्ल जयपुर से। और आज इस कविता पाठ का मेजबान होंगे लोकेश कुमार सिंह साहिल। साहिल जी जाने माने नाम हैं कविता की दुनिया में, उनका परिचय क्या देना, आप सब लोग जानते हैं और उनकी एक राष्ट्रीय ख्याति है। तो कविता पाठ की मेजबानी और संचालन का भार मैं उन्हें सौंपता हूँ। इसमें एक खंड हम लोगों ने यह भी रखा है कि राजस्थान की कविता पर कोई न कोई बोलने आता रहा है। जीवन सिंह जी आए, राजीव गुप्ता जी आए, आज राघवेंद्र रावत ने मुझसे कहा कि आप ही बोलिए, तो मैंने मान लिया कि बोलने से ही बोलना आता है, बोलने से ही कुछ बातें जो हम सोचते हैं सब तक पहुंचती हैं। तो इस कठिन काम को मैंने
राघवेंद्र रावत जी के आग्रह पर तो अंत में मैं बातें रखूंगा। तो मैं लोकेश कुमार सिंह साहिल से अनुरोध करता हूं कि आज की शाम शानदार बनाएं। साहिल जी। बहुत शुक्रिया मिथिलेश श्रीवास्तव साहब। जितने भी दोस्त इस समय जुड़े हैं लिखावट के इस ऑनलाइन प्रोग्राम से, वर्चुअल प्रोग्राम से, सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। मैं एक लाइटर मोड से बात शुरू करना चाहता हूं कि मई 2014 के पहले मैं भी मित्रों बोला करता था, और मित्रों बोलने का हम किसी और ने ले लिया तो मैं दोस्तों बोलने लगा। सभी दोस्तों को नमस्कार मेरा। बहुत अच्छा। और ये पीछे से महिलाओं की कुछ आवाज आ रही है, अगर बराए मेहरबानी वो म्यूट हो जाए तो बहुत शुक्रिया होगा मेरी तरफ से। देखिए, कविता पाठ जो है, मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी हिंदी कविता की जो वाचिक परंपरा का मंच है, वो एक जमाने में इतना समृद्ध और इतना वैभवशाली हुआ करता था कि साहित्यिक कविता और मंचीय कविता में कोई अंतर नहीं था। दुर्भाग्य से अब ये हो गया कि जो मंचीय कविता है वो साहित्य से बहुत दूर चली गई। मुझे अनुमति दीजिए ये कहने की, एक वक्त वो था जब हिंदी कविता के वाचिक मंच पर वो आदमी चढ़ने से डरता था जिसके पास कविता नहीं थी। आज वो आदमी चढ़ने से डर रहा है जिसके पास कविता है। बहुत अच्छा। तो बहुत परिवर्तन आ गया परिस्थितियों में, हालात बहुत बदल गए। क्यों बदले, क्या कारण है, वो सब फिर कभी किसी और समय पे चर्चा करेंगे, क्योंकि वो अपने आप में एक बड़ी डिटेल बहस है और सबकी अपनी अपनी समझ और मान्यताएं हैं उस बात को लेकर के। इतना जरूर कह देना चाहता हूं दोस्तों कि मैं हिंदुस्तान के संदर्भ में जब भी बात करता हूं उसमें साहित्य और कविता तमाम चीजें शामिल हैं। मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि जब भी हम भारत को डिस्कस करें तो 1990-91 से पहले का भारत और 1990-91 के बाद का भारत। मुझे लगता है कि आज़ाद हिंदुस्तान के नसीब में 1990 और 91 में एक डिवाइडिंग लाइन आई। उससे पहले का जो हिंदुस्तान था वो कुछ और था, उसकी तरबियत कुछ और थी, उसकी तबीयत कुछ और थी। 1990-91 के बाद का जो भारत है वो कुछ और है। और मेरी अपनी निजी समझ में आपसे साझा कर रहा हूँ, आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो, ना इत्तेफाकी रखने का आप लोगों को पूरा अधिकार है। मुझे ऐसा लगता है कि 1990-91 में जिन नई आर्थिक नीतियों को हमने अडॉप्ट किया, उसका असर ये हुआ कि पूरा समाज हमारा एक बाजार में कन्वर्ट हो गया। और बाजार जो है वो केवल एक भाषा समझता है, नफे और नुकसान की भाषा। बाजार के लिए जीवन मूल्य, उदारता, सहानुभूति, सद्भाव, धर्मनिरपेक्षता, जन सरोकार, इन तमाम चीजों का कोई अधिक महत्व होता नहीं है। बाजार को केवल ये देखना होता है कि क्या करने में लाभ है, क्या करने में हानि है, और बाजार उसी हिसाब से अपनी चीजों को तय करता है। और दुर्भाग्य से हमारा हिंदी कविता का जो वाचिक मंच था वो भी उस बाजार का पूरी तरह शिकार हो गया। और आज जो हाल है, जो सूरत हाल है, किसी से छुपा नहीं। लेकिन ये भी मैं दौड़ना चाहूंगा, जोड़ना चाहूंगा बल्कि, कि उर्दू के मुशायरे अभी उतने बिगड़े नहीं हैं। वहाँ अभी कुछ कविता है, उन मंचों पे जो शायरी हो रही है उसमें कुछ शायरी अभी है। लेकिन माफ कीजिए, हिंदी कविता का जो वाचिक मंच है वो लगभग नष्ट हो चुका है। और फिलहाल इसी नोट पे अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। जो शुरुआती मुझे अपनी बात कहनी थी उन्होंने कही। अब हम चार मित्र यहाँ हैं, चारों मेरे अजीज हैं, चारों मेरे सम्माननीय हैं। स्मिता हमारी पुरानी दोस्त हैं,
स्मिता से लगातार हमारा मिलना मिलाना रहता है। परसों भी एक कार्यक्रम में स्मिता हमारे साथ थी। तो मेरा मन है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत स्मिता अपनी कविताओं से करें। स्मिता की कविताएं अपने आप में उनका परिचय है और बड़ा डिटेल तारुफ उनकी कविताओं से आपको मिलेगा उनके बारे में। बहुत संवेदनशील और बहुत एहसास से भरी हुई कवित्री हैं। तो मैं पुकारता हूँ स्मिता को कि स्मिता आए और अपनी कविताओं का पाठ करें। स्वागत। सभी गुणीजनों का मैं नमस्कार अभिनंदन करती हूँ। लेकिन सर, साहिल सर से तो मुलाकात होती है और कौन कायल नहीं है आपकी शायरी से। राघवेंद्र सर और मिथिलेश सर, आपका बहुत बहुत आभार। राघवेंद्र सर, आपने अपने लिखावट जो संस्था है उसके अंतर्गत अगर मुझे इसका, मैं भी अभी ज़्यादा अच्छा तो नहीं लिखती लेकिन लिख लेती हूँ थोड़ा बहुत, मैं कोशिश करती हूँ। और अब मुझे इसमें मौका मिला तो उसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। मैं कविता शुरू कर देती हूँ ज़्यादा भूमिका नहीं बनाते हुए। मेरी पहली कविता है, वो है वेदना, जो कि मेरे ख्याल से आवाज़ आ रही है या जी जी। स्मिता इको हो रही है आवाज। हाँ, मैं आवाज इको हो रही है। एक्चुअली कोई एक जना अब आ गई आवाज़? ठीक है, नहीं, आवाज पहले भी आ रही थी। चलो इको अब पढ़ो नहीं हो रही स्मिता, ना? कोई बात नहीं, चलो ठीक अब है। तो इको नहीं आ रही ना सर? हाँ, शायद नहीं आ रहा, पढ़ो तो मालूम चलेगा। हाँ, मेरी पहली कविता है, वो है वेदना, जो मैंने 2018 में लिखी थी। उन दिनों छोटी छोटी बच्चों के साथ बहुत अनाचार हो रहा था और मेरा मन बहुत द्रवित था। और मैंने उसके अंतर्गत में एक कविता लिखी थी कि किस स्मिता, अगर चौराहे अगर पर। स्मिता अगर संभव हो तो थोड़ा अपने ऑडियो को वॉल्यूम बढ़ा सकती हो, अगर जी पॉसिबल जरूर। है तो। आ, आवाज अब कम आ ठीक रही है? है बहुत। हाँ, अब ठीक अब है, अब ठीक है। अब ठीक है, ओके। हाँ, अब ठीक है, अब पढ़ो। हाँ, मेरी पहली कविता का शीर्षक है वेदना। किस चौराहे पर ला खड़ा किया मुझे दुशासनों की भरी सभा की तरह। क्यों सभी धृतराष्ट्र हो गए हैं या मौन है पितामह भीष्म की तरह। क्या कोई नहीं जो समझे इस पीड़ा को मेरी। क्या कोई नहीं जो समझे इस पीड़ा को मेरी। क्या आज भी इस युग में सताई जाऊंगी मैं। द्वापर की तरह चीर हरण होगा मेरा, या फिर द्रौपदी की तरह लजाई जाऊंगी मैं। क्या किसी में साहस नहीं कृष्ण बनने का। क्या किसी में साहस नहीं कृष्ण बनने का, या सभी मौन है वेदना शून्य है। क्या इनकी पीड़ा से आंखें नम नहीं होती। क्या इनकी पीड़ा से आंखें नम नहीं होती, या मुख के शब्द अब पाषाण है। क्या लहू में उबाल नहीं आता, या बाहुबल भी अब लाचार है। अब अब समय नहीं मौन रहने का। अब समय नहीं मौन रहने का। उठो, सहारा दो मुझे। मेरे मर्म को समझो, मेरी पीड़ा को पहचानो। मैं तुम्हारी अपनी ही हूँ, कोई अपनी। ये मेरी पहली कविता थी। अच्छा, बढ़िया है। मेरी दूसरी कविता भी पौराणिक पात्र पर ही आधारित है। अभी इन दिनों जब लॉकडाउन हुआ था तो रामायण महाभारत का पुनः प्रसारण हुआ था। तभी एक महाभारत के महिला पात्र पर मैंने कविता लिखी थी, गांधारी, जिस पात्र ने मुझे अधिक आकर्षित किया। मैं गांधारी नहीं, मैं गांधारी नहीं, जो बांध लूं आंखों पर पट्टी और मूंद लूं विचारों के उस झंझावातों को जो बींधते हैं मेरे मन को। मैं गांधारी नहीं, जो बांध लूं अपनी आंखों पर पट्टी और मूंद लूं विचारों की उस झंझावातों को जो बींधते हैं मेरे मन को। मसल कर रख दूं उन ख्वाबों को, मसल कर रख दूं उन ख्वाबों को जो देखे थे कभी खुली आंखों से मैंने। ये मोह की विरासत थी या जीवन की नियति का बोझ। ये मोह की विरासत थी या जीवन की नियति का बोझ। क्या वाकई विरक्त थी वो। क्या वाकई विरक्त थी वो। ये पट्टी सिर्फ आंखों पर ही नहीं, मुंह पर भी बंधी थी शायद।
ये पट्टी सिर्फ आंखों पर ही नहीं, मुंह पर भी बंधी थी शायद, तभी विरोध न कर सकी वो उस अमंगल का, जो सुना तो होगा शायद उसने। तभी विरोध न कर सकी वो उस अमंगल का, जो सुना तो होगा शायद उसने। या ऐसा तो नहीं कि वो मात्र दर्शक भर थी, या ऐसा तो नहीं कि वो मात्र दर्शक भर थी, मूक बंद सभी संभावनाओं का साया, और अतीत का बोझ वो संभाल न सकी। मूक बंद सभी संभावनाओं का साया, और अतीत का बोझ वो संभाल न सकी। या औरत होने का कर्ज चुकाया था उसने, या औरत होने का कर्ज चुकाया था उसने, बेटों के लाशों के ढेर पर बैठी, मूक, स्तब्ध, निरुत्तर। मैं गांधारी नहीं, मैं गांधारी नहीं। वाह। शुक्रिया। मेरी तीसरी कविता है, मैं थोड़ी अलग हटके अब है। ये मैं मिशिगन, मेरी बेटी रहती है तो वहाँ मैं सुबह टहलने जाया करती थी। तो एक काफी लंबी सड़क थी जहाँ दोनों ओर ठूंठ थे, दरख्त थे जो कि बिल्कुल ठूंठ थे। मुझे तब मैं सोचा, मैंने उस समय मेरे को लगा था कि अगर ये अपने भारत में होते तो कब के कट चुके होते, क्योंकि यहाँ पर तो लहराते वृक्षों को भी जमींदोज कर दिया जाता है। तो वो उस पर मेरे जहन में एक आया ख्याल, और मैंने उस पर कविता लिखी थी। दरख्तों की कतारें, सॉरी। कभी दरख्तों की कतारें दिखती थी सरसब्ज चारों ओर, कभी दरख्तों की कतारें दिखती थी सरसब्ज चारों ओर। अब खाली सी पड़ी है रह गुजर, बेचैन बेचैन सी हवाओं का शोर। अब खाली सी पड़ी है रह गुजर, बेचैन सी हवाओं का शोर। कुछ और बूढ़े हो गए हैं दरख्त, कुछ और बूढ़े हो गए हैं दरख्त, बस ठूंठ से खड़े बाहें पसारे। अब कौन आता होगा करीब, अब कौन आता होगा करीब, न छांव बची है, न पास ही कोई ठौर। तने हो गए खोखले, शाखों पर भी नहीं बची पत्तियां न फूल, फिर भी बुलाती सी लगती हैं दरख्तों की कतारें अपनी ओर। ये मेरी, अच्छा है स्मिता, गुड। थैंक यू, शुक्रिया। बहुत अच्छा। अगर साहिल सर, अगर मैं परसों एक कविता मैंने पढ़ी थी, बच्चों पर हाँ है, पढ़ो, क्योंकि वो अच्छी थी, मैं वो अच्छी कविता है, पढ़ो हाँ, पढ़ो उसको पढ़ो। शुक्रिया जी, हाँ। क्योंकि मैं भी एडवर्स से जुड़ी हुई हूँ, बच्चों के चीजें देखते हैं तो हम आसपास में जब बच्चों को देखते हैं, बहुत छोटे बच्चों को काम करते हुए, तो मेरा मन बड़ा द्रवित होता था। तब मैंने एक कविता लिखी थी, और परसों ही मैंने तलवार साहब के उसमें काव्यांजलि में मैंने की थी। कहाँ है मेरा बचपन, मेरे कविता का शीर्षक है कहाँ है मेरा बचपन। देखती हूँ खामोशी से रीतता बचपन सड़कों पर, देखती हूँ खामोशी से रीतता बचपन सड़कों पर। भरी आंखों से टपकती है एक बूंद आंसू की, मन पिघलता सा लगता है। देखती हूँ सबोध बालक को, जो माँ की ओट में छिपा निरीह आंखों से टटोलता है मेरे मन को, और पूछता है जैसे कहाँ है मेरा बचपन। देखती हूँ सबोध बालक को, जो माँ की ओट में छिपा निरीह आंखों से टटोलता है मेरे मन को, और पूछता है जैसे कहाँ है मेरा बचपन। क्या चौराहे की रेड लाइट पर मोटरों के पीछे भागते कुछ मांगना, क्या चौराहे की रेड लाइट पर मोटरों के पीछे भागते कुछ मांगना, या पुराने अखबारों को नए के साथ लगा बेचना, या अपनी ही उम्र के बच्चों को गुब्बारे दे उनके खिलते चेहरे देखना। कहाँ है मेरा बचपन। क्या कुत्तों के बिस्किट खुद कुतरना, क्या कुत्तों के बिस्किट खुद कुतरना, या चिप्स की पैंदे में पड़ी खुरचन को चाटना, या गाड़ियों के शीशे चमकाता नंगे बदन कातर दृष्टि से फैलाए हाथ पूछता है जैसे कहाँ है मेरा बचपन। कहीं चौराहे पर ताकती है गाड़ी में बैठी गिद्ध दृष्टियां, कहीं चौराहे पर चौराहे पर ताकती हैं गाड़ी में बैठी गिद्ध दृष्टियां, छोटी बालिका के मासूम जिस्म को कूड़े के ढेर में चौराहे पर, या मंदिर के पास सूखे बालों से भरा चेहरा, पपड़ी जमे फटे होंठ, गंदी चप्पलों जूतों के गिर्द बैठा
याचना में फैलाए हाथ, कहाँ है मेरा बचपन। माचिस की फैक्ट्री में तीलियां भरता या चाय की थड़ी पर धोता झूठे बर्तन, पटाखों की फैक्ट्री में बारूद के ढेर पर बैठा या जड़ता लाख की चूड़ियों में नगीने, गर्म भट्टी में तपता जिस्म, लाचार बेबस मजबूर, पूछता है जैसे, कहाँ है मेरा बचपन, कहाँ है मेरा बचपन। ये मेरी चौथी कविता है। और पढ़ने का मन है स्मिता? आप इजाजत दें तो, टाइम है तो मैं जरूर पढ़ूंगी। हाँ, एक रचना छोटी और पढ़ दो। ठीक है। अभी जैसे मिथिलेश सर ने कहा था कि राजस्थान से संबंधित कुछ कविता हैं, तो मैंने एक अभी 2-2.5 साल पहले एक प्रसिद्ध अखबार ने कॉलम दिया था, जिसमें जयपुर के परकोटों की अवस्था खराब थी। उस पर उन्होंने मांगा था कि आप अपना कुछ लिखो, तो मैंने उस पर एक लिखा था, वजूद। मेरे कविता का नाम है वजूद। कभी ताज थी वो बुलंद थी इमारत भी, कभी ताज थी वो बुलंद थी इमारत भी, अब मोहताज हो गई है नए नाम को भी। कभी ताज थी वो बुलंद थी इमारत भी, अभी मोहताज हो गई है नए नाम को भी। फीकी पड़ी इबारत, रंगो रौनक ने है साथ छोड़ा। कहीं पीपल ने किया बसेरा, लगा होगा दीवार को भी। कहीं पीपल ने किया बसेरा, तो लगा होगा दीवार को भी, कि कोई तो है जो छांव दे मुझे। इसी बहाने ही सही किसी पंछी ने राग तो छेड़ा ही होगा। इसी बहाने ही सही किसी पंछी ने राग छेड़ा होगा। पर पर मेरे वजूद का क्या, कितनी खोखली हो गई हूं मैं। पर मेरे वजूद का क्या, कितनी खोखली हो गई हूं मैं। रिश्ती हूं सिसकती हूं, याद आती है वो बुलंदी। कभी खड़ी थी परकोटे से सटी, सराहते थे लोग देख मेरे कद को। कभी खड़ी थी परकोटे से सटी, सराहते थे लोग देख मेरे कद को। पर अब बूढ़ी हो चली हूँ, पर अब बूढ़ी हो चली हूँ, फिर भी आस है कोई हो जो पहचाने मेरी अस्मिता को। पुकारती हूँ, पुकारती हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा। शुक्रिया। तो दोस्तों, हम अभी सुन रहे थे स्मिता को। स्मिता ने अपनी 5 कविताएं हम लोगों के सामने रखी। गांधारी का भी जिक्र उन्होंने किया। मेरा ऐसा मानना है मित्रों के, सीता का धरती में समा जाना और गांधारी का अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेना, ये पूरी व्यवस्था के प्रति नारी का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। इससे बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो मैंने अब तक दूसरा देखा पढ़ा सुना नहीं। और रहा सवाल कविताओं का, सबकी अपनी अपनी परिभाषा होती है कविताओं की। शायरी और कविता की सबकी अपनी डेफिनेशन है। मेरी भी अपनी एक डेफिनेशन है, और वो परिभाषा ये है, मेरे लिए कविता जो है वो अनुभूत का लयात्मक संप्रेषण है। हम जो कुछ अनुभूत करते हैं उसको लय में जब हम संप्रेषित कर देते हैं, अनुभूति का लयात्मक संप्रेषण। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ 3 शब्द हैं, एक है अनुभूति, एक है लय, और एक है संप्रेषण। तो अनुभूति और संप्रेषण तो गद्य में भी होता है, प्रोज में भी होता है। तो वो क्या तत्व है जो गद्य को पद्य से अलग करता है, प्रोज को पोइट्री से अलग करता है? वो है लय, कविता का लयात्मक होना। और यहाँ मैं जोड़ता चलूँ इस बात को कि किसी मीटर, बहर या किसी मात्रा विधान या वार्णिक विधान का नाम लय नहीं है। कविता में अपनी एक आंतरिक लय होती है जो उसको प्रोज से अलग करती है। और मेरा मानना ये भी रहा है, आप तमाम हजरात जानते होंगे कि मैं छंद का बड़ा तालिबानी समर्थक रहा हूँ और हूँ भी। तो मुझे लगता है कि 95% छांदस कविताएं कूड़ा होती हैं। इसमें कोई संकोच नहीं मुझे कहने में, लेकिन ये कहने की भी मुझे अनुमति दी जाए कि सभी अतुकांत कविताएं कविताओं के खांचे में कितना फिट होती हैं, ये भी हमें देखना होगा।
फिर और कभी समय मिलेगा तो इस बारे में बात करेंगे हम। मैं दोबारा से बधाई देता हूँ स्मिता को, उन्होंने अच्छा काव्य पाठ किया और हमारी ये कविता की शाम अब आगे बढ़ रही है। और ये बात मुझे कह लेने दीजिए कि इस शाम में जो कुछ भी अच्छा होगा वो मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव की जिम्मेदारी है, और जो भी खराब होगा उसके लिए राघवेंद्र रावत से आप लोग निपट सकते हैं। मैं उसमें नहीं हूँ बीच में कहीं भी। तो मैं चाहता हूँ इस जंक्शन पर, इस मोड़ पर, कि मेरे अपने सूबे के, बीकानेर के हमारे दोस्त नवनीत पांडे, नवनीत जी की एक बात से हम सब लोग बखूबी वाकिफ हैं कि फेसबुक पर तमाम लोगों के, दोस्तों के जन्मदिन को याद रखना और उसको बहुत अच्छे तरीके से पेश करना, ये इतना खूबसूरत काम वो करते हैं कि ये अपने आप में बड़ा कंट्रीब्यूटरी काम है, और इस काम के लिए मैं उनको सलाम करता हूँ। कवि तो वो अच्छे हैं ही, साहित्यकार बहुत अच्छे हैं, उनका लिखना पढ़ना हम सब लोग तस्लीम करते हैं। तो मैं आवाज़ दे रहा हूँ मेरे दोस्त नवनीत पांडे को कि वो आए और अपनी कविताओं का पाठ करें। लोकेश जी, मैं थोड़ा आपसे एक निवेदन करूंगा। जी सबके माइक्रोफोन आप ऑन कर दें तो थोड़ा सा उनकी प्रतिक्रिया भी हम सुनते रहे तो लगता है कुछ लाइव हो रहा है, नहीं तो अच्छा, ये ऑफ कर लिए क्या लोगों ने सब? नहीं, मुझे पता नहीं है कि किसने किए है। भाई मेरा नहीं मैं आप संचालक होने के नाते निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया अपने माइक ऑन कर लीजिए। ताकि तो कम से कम हम 4 लोग जो पार्टिसिपेंट हैं, वो मिथिलेश जी और राघवेंद्र, ये 6 माइक जी तो मुझे लगता है ऑन होने ही चाहिए। जी जी जी। नहीं, सारे माइक ऑन हो सकते हैं। हाँ, हाँ, सारे हो सकते हैं। हाँ, हो जी सकते जी। हैं, किया क्योंकि जाने हम चाहिए। लोग घरों में बैठे हैं जी हाँ हाँ। और और हम घर के भीतर जो गतिविधियां चल रही हैं, होती हैं, उनको हम बाधित नहीं करना चाहते, इसलिए हमने ये जी जी म्यूट होने की बात जी जी तो हम कर लेते हैं। जी जी। हाँ नहीं, वो मुझे कैलाश तो कबीर की बात ठीक लगती है, जी हमें माइक ऑन कर लेना जी चाहिए। मेरा नहीं, उसमें निवेदन। उसमें उसमें एक चीज की जा सकती है कि जिसको भी प्रतिक्रिया देनी हो तो वो बीच के गैप में देंगे, उस वक्त अपना माइक ऑन करें और प्रतिक्रिया दे दें। अगर ठीक लगातार ऑन रखेंगे तो फिर वो जो आसपास की आवाजें वो उसमें शामिल हो। ठीक बात है, ठीक बात है। एक बार ऐसा करते हैं, माइक अपने अपने ऑन करके देख लीजिए, फिर बहुत ऑन डिस्टरबेंस ही है। होगा तो अपन अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट कर लेंगे। ठीक। ठीक बात है। ठीक है। ठीक है। थैंक यू। अरे क्या बात कर दी यार कबीर जी, आपकी तो बात ही आदेश है हमारे लिए। जी जी जी, निवेदन किया आपसे। हैं नवनीत पांडे हैं भाई, पटल पर हैं। हाँ जी भाई। जी को नमस्कार। नवनीत नमस्कार भाई, अनुज जी। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। और नमस्कार जी, नमस्कार। लिखावट के इस आयोजन में मुझे शामिल करने के लिए राघवेंद्र जी का आभार, और इस अवसर पे आप जैसे मनीषियों के से साक्षात करवाने के लिए भी उनका बहुत आभार। मैं सीधे कविता पे ही आता हूँ क्योंकि मुझे स्वागत भाई। बोलना बहुत कम आता है। आने वाला संग्रह है तटस्थ कोई नहीं होता, तो मैं अपनी जी कविताओं की शुरुआत उसी शीर्षक की कविता से कर रहा हूँ, तटस्थ स्वागत कोई नहीं होता। स्वागत नवनीत भाई, स्वागत। लोग चुप रहते हैं इसलिए नहीं कि वे निरपेक्ष हैं। लोग चुप रहते हैं इसलिए नहीं कि वे निरपक्ष हैं। सबसे बड़ा धोखा है चुप्पियां। सबसे बड़ा धोखा है चुप्पियां, इसलिए कि अगर बोले तो पकड़े जाएंगे। सबसे बड़ा धोखा है चुप्पियां, इसलिए कि अगर बोले तो पकड़े जाएंगे। या इधर होते हैं या उधर होते हैं, तटस्थ कोई नहीं होता। वाह तटस्थ वाह कोई वाह। नहीं। अच्छी बात। बहुत अच्छा। अगली कविता है मुझे क्या। जी किसी भी गलत बात पर कितना आसान है कह देना मुझे क्या।
किसी भी गलत बात पर कितना आसान है कह देना मुझे क्या। आंख कान जुबान बंद रख पतली गली से निकल लेना। आंख कान जुबान बंद रख पतली गली से निकल लेना। सफाई देना इस व्यवस्था नैतिकता मनुष्यताहीन संवेदन शून्य अराजक दुर्धर्ष समय में बोलने कुछ कहने का करने का मतलब है मुसीबत मोल लेना जान से हाथ धोना। सच है पर एक सच यह भी है बावजूद इन संभावनाओं खतरों के जब तक हमारे बीच है गलत के खिलाफ आंख कान जुबान खोलने वाले निज हित अहित से ऊपर उठ जनहितार्थ जान पर खेलने वाले। मुझे क्या सिर्फ मुझे ही है सोच रखने वाले। हमें किसी भी हिटलर सत्ता से कोई खतरा नहीं। हमें बहुत अच्छा किसी भी अमित भाई, बढ़िया हिटलर कविता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोई अच्छी खतरा बात, अच्छी बढ़िया। अच्छी बात। और पढ़िए अगली नवनीत कविता भाई, तो है और पढ़िए। और पढ़िए अगली कविता है फांक। जी। अगली कविता का शीर्षक है फांक। आप बहुत बड़े हैं आपकी हर ओर धाक है। आप बहुत बड़े हैं आपकी हर ओर धाक है। एक बात कहता हूं बुरा लगे तो लगे। वाह। एक बात कहता हूं बुरा बुरा लगे लगे तो तो लगे। लगे। आपके कहे और लिखे के बीच बहुत बड़ी फांक है। बहुत वाह बड़ी वाह फांक। वाह 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 वाह। आपके कहे और लिखे के बीच बहुत बड़ी बहुत फांक। बड़ी फांक है। बहुत बड़ी फांक। वाह। अगली कविता है उसके भीतर आग नहीं है। वह मशहूर तो है पर कमाल नहीं है। वह मशहूर तो है पर कमाल नहीं है। पर कमाल नहीं है क्योंकि उसके भीतर आग हाँ, नहीं है। वाह, क्या वाह। बात। सवाल नहीं है बहुत अच्छे, क्या बहुत बात। अच्छे, क्या बहुत बात। अच्छे। क्योंकि उसके भीतर आग आग नहीं। नहीं है। फिर से वाह। पढ़िए सवाल नवनीत भाई, फिर से पढ़िए नवनीत हाँ, भाई। फिर से पढ़ें। छोटी सी कविता है। वह वो मशहूर मशहूर तो तो है है। पर कमाल नहीं है। उसके भीतर आग नहीं है। आग नहीं है। क्या बात। बहुत अच्छे, क्या बात। क्या बात। सवाल नहीं है। उसके भीतर आग नहीं है। वाह। सवाल नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक लाइन से एक और शाम सफल हो गई। एक और छोटी सी कविता है। मैं भैंस नहीं हूँ। हम्म। कविता का शीर्षक है मैं भैंस नहीं हूँ। उसने कहा देखो मेरे हाथ में लाठी है। उसने कहा देखो मेरे हाथ में लाठी है। मेरे हाथ में लाठी है। कहीं और जाकर दिखाओ मैं भैंस नहीं हूँ। वाह वाह कहीं वाह और वाह, जाकर क्या दिखाओ बात है। बहुत मैं बहुत भैंस नहीं हूँ। वाह नवनीत भाई वाह। बिना डरे बहुत खूब। कुचाए होश में आए मैंने इत्मीनान से उत्तर दिया मैं भैंस नहीं। वाह। भैंस नहीं। एक और कविता है अगर समय हो तो। हाँ पढ़िए पढ़िए। कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुमने अपनी कविताओं कहानियों बयानों में कभी उनके खिलाफ नहीं लिखा। तुमने अपनी कविताओं कहानियों बयानों में कभी उनके खिलाफ नहीं लिखा। न तुम कभी उनकी अनीतियों अनैतिकताओं अमानवीय कृत्यों के विरुद्ध कभी किसी ऐसे धरने प्रदर्शनों प्रतिरोध में सड़कों पर उतरे। न ही उनकी अतियों के विरुद्ध लिखे किसी पत्र के हस्ताक्षर अभियान में शामिल हुए। हमेशा मौन रहे। उनके द्वारा आहूत समारोह सम्मेलनों उत्सवों में रहे।
उनके द्वारा आहूत समारोह सम्मेलनों उत्सवों में रहे, डरो मत। तुम्हारा प्रगतिशील जनवादी वामपंथी मुस्कुराता चेहरा, विचार, रुतबा अखबारों पत्रिकाओं में, राजभवनों में हमेशा सुरक्षित रहेगा। वाह, डरो मत। तुम्हारा प्रगतिशील जनवादी वामपंथी मुस्कुराता चेहरा, विचार, रुतबा पत्र पत्रिकाओं, राजभवनों में सुरक्षित बना रहेगा। दबदबा कायम रहेगा, कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा, कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और पढ़ने का मन है नवनीत भाई? अगर इजाजत हो तो एक छोटी सी कविता और पढ़ देता हूँ। हाँ, पढ़िए। कविता का शीर्षक है गली गली गोड़ से घूम रहे हैं। इस देश में जो भी जहां भी गांधी होने की उम्मीद जगाता है, इस देश में जो भी जहां भी गांधी होने की उम्मीद जगाता है, किसी न किसी गोड़ से क्या हाथों मारा जाता है। इस देश में जो भी जहां भी गांधी होने की उम्मीद जगाता है, किसी न किसी गोड़ से के हाथों मारा जाता है। वाह, अच्छी बात। गोड़ से घूम रहे हैं, कहाँ कौन है गांधी ढूंढ रहे हैं, कहाँ कौन है गांधी। अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, अच्छी बात नवनीत भाई, बढ़िया। बहुत अच्छा। दोस्तों, ये थे नवनीत पांडे, जो मोहम्मद उस्मान आरिफ, हरीश बादानी, मोहम्मद सद्दीक और नंद किशोर आचार्य के शहर बीकानेर से हमारे साथ जुड़े थे। नवनीत पांडे की कविताओं का एक अपना रंग है। उन्होंने लोकेश जी मालचंद तिवारी भूल गए आप। हाँ, मालचंद जी भी, वो दोस्त हैं हमारे, दोस्तों को अक्सर आदमी भूल जाता जी। मालचंद जी को मैं माफी चाहता हूँ। मालचंद तिवारी प्रमुख बड़ा नाम है हमारे बीकानेर का। जी। तो नवनीत जी की कविताओं का एक अनूठा रंग अभी हम देख रहे थे। उन्होंने दिनकर जी को जवाब दिया अपनी पहली कविता में। दिनकर जी ने कहा था कि जो तटस्थ है इस वक्त लिखेगा उसा भी अपराध। जी। और नवनीत जी ने कहा कोई तटस्थ नहीं होता। और गांधी पे उन्होंने ला करके अपनी कविताओं का समापन किया। जी। गांधी का मामला ऐसा है दोस्तों कि गांधी एक ऐसा महामानव है जिसके बारे में मैंने फेसबुक पे एक बार लिखा था। एक लंबे पीस में एक लाइन थी मेरी कि गांधी को आप सुबह गाली दीजिए और शाम होने से पहले आपको माफी मांगनी पड़ जाती। ये कुव्वत सिर्फ गांधी में है। और गांधी क्या है, मतलब सारे उनके जितने वैचारिक विरोधी हैं उनको भी उनका नाम लेना पड़ता है। और ये अनुमति दीजिए मुझे कहने की उनके हत्यारों को उनका नाम लेना पड़ता है। ठीक बात। इससे कड़ी टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। ठीक बात। और एक कविता में नवनीत जी ने सीधा सीधा मुखातिब किया आज की व्यवस्था को। तो वहीं से मैं कैलाश कबीर को प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी लेता हूँ। नवनीत ने अपनी एक कविता में कुछ कहा था, तो हमारे एक मित्र हैं, उनका एक दोहा जो है वो मैं पहुंचा रहा हूँ। देखिएगा आप लोग वो दोहा कहाँ पहुंचता है। आप यूँ समझिए कि वो वजीर आजम हिंदुस्तान से मुखातिब है वो दोहा। और वो दोहा यूँ है कि वैसे हम तुम एक हैं, अलग अलग तकदीर। वैसे हम तुम एक हैं, अलग अलग तकदीर। तेरे साथ कुबेर है, मेरे साथ कबीर। वाह, क्या बात है। मैं चाहता हूं कि कैलाश कबीर आए और अपनी कविताओं का पाठ करें। जी, धन्यवाद। कल दशहरा था, तो पहली कविता एक छोटी सी, रावण के जलने पर। जी, स्वागत। कविता का शीर्षक है दोनों उदास। रावण जला धूमधाम के साथ, गिरा धड़ाम। रावण जला धूमधाम के साथ, गिरा धड़ाम। बच्चों ने बजाई तालियां, बच्चों ने बजाई तालियां। मैंने देखा आईने को, आईने ने देखा मुझे,
और दोनों उदास हो गए। अरे वाह। बहुत बढ़िया। मैंने रावण जला धूमधाम के साथ गिरा और गिरा धड़ाम, धड़ाम। बच्चों ने बजाई तालियां, मैंने देखा आईने को, आईने ने देखा मुझे और दोनों उदास हो गए। वाह वाह। बहुत खूब कबीर जी। जी। अब दो हाइकू सुनाता हूं। स्वागत। रेस में घोड़े जो दौड़े सरपट, हांफे दर्शक। वाह वाह। ये मेरे ख्याल से विश्व की सबसे छोटी कहानी भी है। इस हाइकू में 17 अक्षरों में एक कहानी है। जी। रेस में घोड़े जो दौड़े दौड़े सरपट। सरपट, हांफे वाह। दर्शक। वाह। दूसरा हाइकू है, हे अनुवाद समस्त चराचर, है अनुवाद समस्त चराचर मूल अज्ञात। वाह। हे अनुवाद समस्त चराचर मूल अज्ञात। एक छोटी सी कविता, चरम आकांक्षा। जी। रात फिर वही सपना देखा, रात फिर वही सपना सपना देखा, खुद को अपने गर्भ में देखा। अरे वाह। जो हमारी अमर होने की आकांक्षा है हमारे अनकॉन्शियस हाँ। में, उसी की ये कविता। रात फिर वही सपना देखा, खुद को अपने गर्भ में देखा। अगली कविता है, ओ नदी उस तरफ जाना तो फकत एक बहाना, उस तरफ जाना तो फकत एक बहाना, तुझे पार करने की मशक्कत में जो मजा है वही असल इनाम है मेरा, ओ नदी। वाह। उस तरफ जाना तो फकत एक बहाना, तुझे पार करने की मशक्कत में जो मजा है वही असल इनाम है मेरा, ओ नदी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब किसी मर्मज्ञ ने कहा है कि हम शब्दों में कुछ कहते हैं तो या तो कुछ नई बात कहें या पुरानी बात को नए ढंग से कहें। तो वक्त के ऊपर मैंने 2 लाइनें लिखी हैं। देखिए, वक्त का एक बिल्कुल एक नए एंगल से देखा है मैंने। स्वागत। कविता का शीर्षक है वक्त। सरसराती हवा ने बूढ़े पीपल से कहा, वक्त नहीं गुजरता, गुजरते तो हम हैं। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सरसराती हवा ने बूढ़े पीपल से कहा, वक्त नहीं गुजरता, गुजरते तो हम हैं। बूढ़े पीपल ने हामी में सर हिलाया, बोला जो है ही नहीं वह गुजरेगा क्या भला। अरे वाह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बूढ़े पीपल ने हामी में सर हिलाया, बोला जो है ही नहीं वह गुजरेगा क्या भला। ईश्वर और भूत प्रेत की तरह वक्त भी इंसानी दिमाग का फितूर है। बहुत अच्छा। जो है ही नहीं, बूढ़े पीपल ने हामी में सर हिलाया, बोला जो है ही नहीं वह गुजरेगा क्या भला। ईश्वर और भूत प्रेत की तरह वक्त भी इंसानी दिमाग का फितूर है। जैसे ईश्वर की हम कल्पना कर लेते हैं, भूत प्रेत की हम कल्पना कर लेते हैं, वैसे समय, कुछ लोग कहते हैं समय की कोई सत्ता नहीं है। हमारी सुविधा के लिए, हमारे जीवन व्यापार की सुविधा के लिए हमें दिन और घंटों और महीनों सालों में इनको गणना करते हैं, वरना इनका कोई वजूद फिजिक्स की दृष्टि में नहीं। ऐसा कुछ लोगों का मानना जी। ऐसे ही एक छोटी सी कविता, मैं सॉरी, शीर्षक है सभ्यता की कहानी। मैं क्या हूं
क्या मुझे पाना है, कैसे पाना है। मैं क्या हूं, क्या मुझे पाना है, कैसे पाना है, ये कशमकश ही इंसान का कुल फसाना है। बढ़िया। मैं क्या हूं, क्या मुझे पाना है, कैसे पाना है, ये कशमकश इंसान का कुल फसाना है। बहुत अच्छा। जो द्वंद्व है हमारे भीतर, तो यही है कि भी हम चाहते हैं क्या है, आफ्टर ऑल अपने जीवन से क्या चाहते हैं हम, और जो चाहते हैं उसे कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये कशमकश, क्या सही है, क्या गलत है, रास्ता है क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो लोकेश जी, कुछ समय हो तो एक जी जी हाँ हाँ, नहीं पढ़िए पढ़िए। जी एक धुन की यात्रा शीर्षक जी है। साज बिन धुन संभव नहीं, लेकिन साज नहीं है धुन। साज बिन धुन संभव नहीं, लेकिन लेकिन साज नहीं है धुन। साज नहीं है धुन। धुन कंपती है साजिंदे के अंतस में। धुन कंपती है साजिंदे के अंतस में। अंतस के तारों को झंकृत करते हैं प्राण। अंतस के तारों को झंकृत करते हैं प्राण। प्राणों को जगाता है सूरज। प्राणों को जगाता है सूरज। साज और साजिंदे तो निमित्त हैं। साज और साजिंदे तो निमित्त हैं। अंतस में उतरती है धुन सातवें आसमान से। वाह। साज और साजिंदे तो निमित्त है, अंतस में उतरती है धुन सातवें आसमान से। एन वहीं से जहां से मिलता है अंतस को स्पंदन। वाह। एन वहीं से जहां से मिलता है अंतस को स्पंदन। बहुत अच्छा। शीर्षक था इसका धुन की यात्रा। बहुत अच्छा। पूरे ब्रह्मांड जो ब्रह्मांड की शक्ति है, और उसे धीरे धीरे जीवन आता है, और वो हमारे चेतना में धुन कहाँ से उतरती है उसके एक थोड़ी सी कल्पना की है। बहुत बढ़िया। और इस काव्य संग्रह में जो छापा है, राघवेंद्र जी के संपादन में निकला है, उसमें मेरी कुछ कविताएं हैं, उसमें से एक दो सुनाता हूं। जी सुनाइए, पढ़िए। शीर्षक है खिलना। हमारी अनुभूति, हमारी सोच, हमारा करना, हमारा कहना, सब विचार का खिलना है। हमारी अनुभूति, हमारी सोच, हमारा करना, हमारा कहना, सब विचार का खिलना है। किसी विचार का खिलना ही तो है हमारा होना। जी हाँ, बहुत बढ़िया। किसी विचार का खिलना ही तो है हमारा होना। इसी संग्रह में शामिल एक छोटी सी कविता, नदी। जन्म से मृत्यु की ओर बहती है जीवन की नदी। जन्म से मृत्यु की ओर बहती है जीवन की नदी। नदी में तैरना है आनंद। नदी में तैरना है आनंद। लाश की तरह निश्चल बहना है दुख। लाश की तरह निश्चल बहना है दुख। वाह। एक छोटी कविता, हम। सिमट जाती हो तुम अपने में, जैसे पानी घड़े में। सिमट जाती हो तुम अपने में, जैसे पानी घड़े में। बिखर जाता हूं मैं फव्वारे की तरह। वाह। सिमट जाती हो तुम अपने में, जैसे पानी घड़े में। बिखर जाता हूं मैं फव्वारे की तरह। आओ बहे एक नदी की तरह। आओ बहुत अच्छा। बहे
एक नदी की तरह। बढ़िया। बहुत बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। एक जीवन पे बहुत कुछ लिखा गया है, एक मौत पे छोटी सी कविता है। जी पढ़िए। रिहर्सल। न सुख न दुख न राग न द्वेष, न सुख न दुख न राग न द्वेष, निष्पंद मरुस्थल है क्षितिज तक पसरा हुआ चारों ओर। न सुख न दुख न राग न द्वेष, निष्पंद मरुस्थल है क्षितिज तक पसरा हुआ चारों ओर। कभी कभार रेत के बगुले उड़ते हैं बस, कभी कभार रेत के बगुले उठते हैं बस। क्या ये मौत की रिहर्सल है? अरे वाह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या ये मौत की रिहर्सल है, या मौत से पहले का मकाम, या मौत से पहले का मकाम? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर सर। जी धन्यवाद। बहुत बढ़िया। दो छोटे दोहे हैं। जी। मांझी खेवे नाव को, वह मांझी को विचार। मांझी खेवे नाव को, वह मांझी को विचार। तो मांझी को चला रहा है विचार, मांझी नाव को चला रहा है लेकिन मांझी को विचार चला रहा है। मांझी खेवे नाव को, वह मांझी को विचार। काल नदी जीवन नैया, कर्म सदा पतवार। काल की नदी में जीवन हमारी नाव है और कर्म उसकी पतवार है। मांझी खेवे नाव को, वह मांझी को विचार। काल नदी जीवन नैया, कर्म सदा पतवार। एक और दुआ। भाव सदे से सब सदे, भाव गए सब जाग। हमारे कहते हैं कि मन ही करता है, मन ही भोगता है। सब कुछ मन का खेल है, मन नहीं तो जीवन नहीं। तो मन के अंदर जो भाव है वो सज जाए तो जीवन सज जाता है। भाव सदे से सब सदे, भाव गए सब जाए। कर्मठ साधे भाव को, कर्म बिना कछु नाय। वाह। कर्मठ साधे भाव, कर्म करने से ही भाव सदेगा, और भाव सदेगा तो जीवन सदेगा। भाव साधे सब सदे, सब भाव गए सब जाए। कर्मठ साधे भाव को, कर्म बिना कछु नाय। बहुत अच्छा। एक उसे समय है लखावत जी। एक दो और पढ़ दीजिए कभी। जी जी जी। शीर्षक है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र को हम बहुत छोटे शब्दों में कैसे समझाएंगे कि लोकतंत्र है क्या, उसका आधार क्या? तू कहे मैं सुनूं, मैं कहूं तू सुने, यही इंसानियत है। तू कहे मैं सुनूं, मैं कहूं तू सुने, यही इंसानियत है। अपनी ही रोता रहूं, तेरा रोना ना सुनूं, यह तो हैवानियत है। वाह। अपनी ही रोता रहूं, तेरा रोना ना सुनूं, यही तो हैवानियत है। तभी हिटलर और तानाशाह पैदा होते, जो अपनी सुनते हैं, दूसरों के नहीं सुनते। जैसे हमारे मोदी जी के कान नहीं है, मोदी जी सुनते नहीं किसी की। जो आदमी मन की बात करेगा जी वो तन की बात क्या सुनेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उनके मन में पता नहीं कहाँ से आता है, देश में आग लगी हुई है और वो बात कर रहे हैं कि बच्चों को एग्जाम कैसे देना चाहिए, और बड़े आदमी हैं साहब, और फिटनेस इंडिया, और फिटनेस इंडिया की बात करते हैं। एक दीपावली पे छोटी सी कविता है। जलाओ अंतस में एक दिया, जलाओ अंतस में एक दिया, निष्कंप निर्धूम घर जला सको। जलाओ अंतस में एक दिया, निष्कंप निर्धूम घर जला सको। बहुत अंधेरा है, वाह। बहुत अंधेरा है। दोस्तों
ये हम कैलाश कबीर को सुन रहे थे अभी। जी धन्यवाद। मिथिलेश जी, कितना समय है हमारे पास? अब तो आपसे आग्रह है कि आप सुनाएं। नहीं, हम सुनाएंगे। देखिए, नदी वदी की बात हो गई तो साहिल को तो आना पड़ेगा ना। ठीक है। ठीक है। लेकिन हम तो ये पूछ रहे हैं कि अभी वक्त हमारे पास कितना है, आपको भी तो बोलना है। हम उस समय का ध्यान रखना चाहेंगे। नहीं, जितना सबने पढ़ा उतना आप पढ़ें। उतना नहीं पढ़ पाएंगे जी। देखिए, कोशिश करिए। ना, कोशिश तो हम अकेला 1 घंटा पढ़ दूंगा, वो कोई बात नहीं। वो नहीं, लेकिन देखिए, वो एक पुराने उस्ताद का शेर है जी, फरमाते हैं कि वक्त बर्बाद करने वालों को, पुराने उस्ताद का शेर है, हमारा नहीं है। वो कहते वक्त बर्बाद करने वालों को वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा। क्या बात है, अच्छी बात। हम इसी शेर की तायीद करते हैं। क्या बात है। एक और वक्त पे एक दोहा मुझे याद आ गया। हमारे दोस्त थे कृष्ण बिहारी नूर, बड़े शायर थे वो। नूर साहब की गजलें तो सब लोगों ने सुनी है। नूर भाई का एक दोहा है। नूर साहब कहते हैं कि वार करो तलवार का चाहे जितना सख्त, वार करो तलवार का चाहे जितना सख्त, पानी तो कटता नहीं, कट जाता है वक्त। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है। चलिए, मैं अपनी टूटी फूटी तुकबंदी कुछ सुनाता हूँ आप लोगों को। स्वागत। दोहे से खत्म किया तो मैं दोहे से शुरू करता हूँ जी। कैलाश कबीर ने दोहे पे खत्म किया था, मैं चाहूंगा मैं दोहे से शुरू करूँ। मैंने हिंदी कविता के वाचिक मंच की आज की जो स्थिति है उस पर बात की थी, तो वहीं से एक दोहा आपको सुना रहा हूँ। दोहा यूं है कि हंसने में ऐसी हुई ये दुनिया तल्लीन, हंसने में ऐसी हुई। अभी हिंदी कविता के मंचों पे हास्य व्यंग वालों का ऐसा बोलबाला है कि गंभीर और अच्छी कविता पीछे छूट गई। हंसने में ऐसी हुई ये दुनिया तल्लीन, धीरे धीरे हो गए सब संवेदनहीन। हंसने में ऐसी हुई ये दुनिया तल्लीन, धीरे धीरे हो गए सब संवेदनहीन। क्या बात। स्मिता से लेकर हमारे और मित्रों ने भी पौराणिक संदर्भों से कुछ कुछ बात की। देखिए, एक शब्द है, वो शब्द कैसे दोहा बन जाता है। कई बार एक शब्द का चमत्कार कविता को थोड़ा सा नया आयाम दे देता है। तो मैं 2 दोहे आपको सुनाता हूँ, दोनों एक ही शब्द पर टिके हुए दोहे हैं। जी इरशाद। पहला दोहा यूं है कि कान्हा तो सकुचा गए, कान्हा तो सकुचा गए, झुका शर्म से शीश, जिस पल राधा ने उन्हें कहा द्वारिकाधीश। क्या बात, बहुत सुंदर। वापस सुनो फिर पढ़े। कान्हा तो सकुचा गए, क्या बात। कान्हा तो सकुचा गए, झुका शर्म से शीश, जिस पल राधा ने उन्हें कहा द्वारिकाधीश। बहुत गहरी बात कही आप लोगों ने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी इसी द्वारकाधीश पे एक और दोहा सुनिए, सुनाइए, मजा देगा आपको जी। इस दोहे की खासियत ये है मित्रों कि ये द्वापर से चलता है ये दोहा और मई 2014 तक आ जाता है। क्या बात है। देखिए, दोहे का कई बार कविता का कैनवास इतना बड़ा भी हो सकता है जी कि द्वापर से दोहा चल के मैया आ गया 2014 मान लीजिए, 19 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए उसको। दोहा यूं है कि खड़े सुदामा द्वार पर, असमंजस घनघोर। मजा लेना दोस्तों इस दोहे का कि खड़े सुदामा द्वार पर, असमंजस घनघोर, आज द्वारिकाधीश है कल का माखन चोर।
वाह 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 वाह, क्या वाह बात है, वाह क्या वाह बात है। अरे वाह 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 वकील वाह साहब, वाह क्या बात। कहाँ लाके मारा आपने, क्या वाह वाह अरे वाह, वाह, बहुत क्या हाँ अच्छा बहुत अच्छा क्या है। व्याख्यात किया है आपने लोकेश जी। वाह 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 वाह। बहुत खड़े सुदामा द्वार पर, बहुत गहरी मार मारी आपने, असमंजस घनघोर, वाह वाह, आज द्वारिकाधीश है, कल का माखन चोर। क्या जी, बात है, क्या बात है, क्या बात एक और दोहा सुनिए गहरी कि बात, है। बहुत बहुत गहरी शुक्रिया, बात। बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। जी आखिरी दोहा आज के क्रम का, जी कि देखिए अब उपमाएं मैंने कहाँ से ली हैं, आनंद उठाइएगा उसका, जी कि छोटी सी ये जिंदगी क्या क्या रंग दिखाए, हम्म, छोटी सी ये जिंदगी क्या क्या रंग दिखाए, पद्मा खन्ना है कभी, कभी निरूपा राय। अरे वाह, हम्म, क्या बात है, क्या बात, छोटी सी ये जिंदगी क्या 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 बात है, क्या रंग दिखाए, क्या बात है, क्या बात, पद्मा खन्ना है कभी, वाह वाह, कभी निरूपा राय। क्या बात है, बहुत 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 शुक्रिया दोस्तों। क्या क्या बहुत क्या तुक मिलाई आपने, क्या बात है, क्या बात। देखिए व्यंजना का अपना एक सुख होता है, हाँ, हाँ, तो इस तरह से कविता में व्यंजना पैदा की जा सकती है। हाँ। अ, अ, मुझे बता दो राघवेंद्र एक बार, कितना मत समय कितना है यार, बता तो दो हमें। नहीं पढ़िए, आप कविता पढ़िए। अरे मजा आ रहा है, पढ़िए। हाँ पढ़िए अच्छा पढ़िए। चलिए, और एक मतला और एक शेर सुनाता हूँ आपको। जी जी, गजल का मतलब यूं है कि कहाँ दिल से किसी के हो रहे हैं, हम्म, कहाँ 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 दिल से किसी के हो रहे दिल हैं। से किसी के हो रहे हो हैं, रहे हैं। यहाँ तो सब बदन में खो रहे हैं। क्या बात है, क्या, कहाँ दिल से किसी के हो रहे हैं, हम्म, यहाँ तो सब बदन बदन में में खो खो रहे रहे हैं। हैं। और सियासी लोग खो बैठे हैं पानी। बहुत ये डिस्टरबेंस आने लगा यार, मेरी तरफ से है क्या ये ऑडियो में डिस्टरबेंस? नहीं सर, हमें तो क्लियर आ रहा है आपकी आवाज। हाँ हाँ जैसे कुछ आवाज आ रही है कुछ। हाँ सर। कुछ है, डिस्टरबेंस तो है ना? अब ठीक है, अब ठीक है, बोलिए। आप ठीक है? हाँ अब ठीक है। हाँ तो मैं अर्ज कर रहा था कि कहाँ दिल से किसी के हो रहे हैं, यहाँ तो सब बदन में खो रहे हैं। हाँ हाँ सियासी जी, लोग खो बैठे हैं पानी, हम्म, सियासी लोग खो बैठे हैं पानी, सभी कीचड़ से कीचड़ धो रहे हैं। वाह 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 वाह, वाह वाह बहुत सियासी वाह, बहुत लोग बढ़िया खो बहुत बैठे बढ़िया। हैं बहुत पानी, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सभी कीचड़ से कीचड़ धो रहे हो हैं। रहे हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। आईने की बात अभी हमने की थी, उदासी की बात हमने की थी। जी चार पंक्ति सुनिए कि ये कौन जानता है कि दिल क्यों उदास है, कि कौन ये जानता कौन जानता है कि कि दिल दिल क्यों क्यों उदास है, उदास है। है। इन लम्हों का हिसाब तो मेरे ही पास है, वाह और इस आईने में अक्स बहुत साफ है मेरा, जिस दिन से मैं उदास हूँ ये भी उदास है। ये भी क्या उदास बात है। है, वाह वाह सर, क्या बात, बहुत वाह, खूबसूरत। क्या 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 बात। बात। बहुत शुक्रिया। अब एक पूरी गजल सुन लीजिए, फिर आप लोगों की जहमतें तमाम, और उसके ठीक है बाद सर। श्रीवास्तव जी से आग्रह करेंगे कि वो अपनी टिप्पणी हमें दें। जी इरशाद। तो गजल यूं है कि उसकी नजर ने तेल का नक्शा बदल दिया। यार ये ऑडियो गड़बड़ हो रहा है भाई हमारा तो। सर ठीक है, आवाज आ रही है। अरे मुझे गड़बड़ लगी है यार, देखिए मेरे को मेरी डिस्टरबेंस आवाज है, तो क्या आ रही है वापस, नहीं है डिस्टरबेंस है। है ना? हाँ मेरे को मेरी म्यूट हो आवाज ही जाए मेरे वापस ख्याल आ रही से ना एक बार। है। अभी मैं पढ़ता हूँ, देखो अब जैसा भी है बर्दाश्त कर लो यार। अभी जी ठीक जी है। उसकी नजर ने खेल का नक्शा बदल दिया, क्या बात है, क्या बात है। उसकी नजर ने खेल का नक्शा बदल दिया, जिसको भी उसने गौर से देखा बदल दिया। क्या अरे बात है वाह, वाह सर, वाह अरे बहुत वाह, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।
बहुत खूब, इमदाद का ये ढंग निराला है देखिए, हाँ, इमदाद का ये ढंग निराला है देखिए, आलम पनाह ने मेरा कासा बदल दिया। वाह वाह, वाह 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 कासा वाह। कहते हैं भिक्षा पात्र को। बहुत खूब, बहुत वापस खूब। फिर से पढ़िए। इमदाद का ये ढंग निराला है देखिए, आलम पनाह ने मेरा कासा कासा बदल दिया। बदल दिया। जो थे मठों में वो भी सियासत में आ गए, क्या बात है। जो थे मठों में वो भी सियासत में आ गए, लोगों ने किस सफाई से धंधा बदल बदल लिया। दिया। अरे वाह, वाह वाह, धंधा बहुत बदल खूब, दिया, क्या बात है। जो थे बहुत खूब। मठों में वो भी सियासत में आ क्या बात है। गए, लोगों ने किस सफाई से धंधा धंधा बदल दिया। एक और धंधा खोल दिया, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। घर से चला तो सामने मंजिल खड़ी मिली, वाह, हम्म क्या बात है। घर से चला तो सामने मंजिल खड़ी मिली, किसने मेरे नसीब का लिखा बदल बदल दिया। दिया। वाह, वाह, क्या बहुत बात है, क्या बात है। घर बहुत से सुंदर। चला तो सामने मंजिल खड़ी बहुत मिली, अच्छे। किसने मेरे नसीब का लिखा बदल बदल दिया। क्या, दिया। क्या बात है, क्या कॉन्फिडेंस है, वाह। और एक बहुत एक अच्छा। शेर देखिए, इशारे को आप समझेंगे शायद, हम्म, कि किरदार बेलगाम जो होने लगे तो फिर, हाँ, अभी लोकतंत्र की बात हो रही थी, जोड़िएगा इस शेर किरदार को। बेलगाम होने लगे तो फिर, किरदार बेलगाम जो होने लगे तो फिर, हमने भी तंग आके ये किस्सा बदल बदल क्या दिया। दिया। बात है, क्या वाह, वाह। बात है। बहुत बढ़िया। किरदार बेलगाम जो होने लगे तो फिर, हमने भी तंग आके ये किस्सा बदल दिया। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। जब उसने अपनी नज्म का उन्वान लिया बदल, हाँ, उन्वान कहते हैं शीर्षक को, बहुत अच्छे। जब उसने अपनी नज्म का उन्वान लिया बदल, हमने भी अपने गीत का मुखड़ा बदल बदल दिया। दिया। क्या क्या बात बात है, है। क्या बात। हर शेर जब सवा शेर। उसने अपनी नज्म का उन्वान लिया बदल, हमने भी अपने गीत का मुखड़ा बदल दिया। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बारीक बहुत बारीक अच्छे। बारीक ख्याली। पहले सब नहीं है यहाँ कुछ भी दोस्तों, पहले सब नहीं है यहाँ कुछ भी दोस्तों, साहिल को एक मौज ने कितना बदल क्या दिया। बात है, क्या बात वाह है, वाह क्या क्या वाह वाह बात है। वाह वाह वाह। आ गए पहले सरदीप साहब, सब आ गए। नहीं है यहाँ कुछ भी दोस्तों, साहिल को एक मौज ने कितना बदल दिया। ये बहुत मौज क्या शुक्रिया है। दोस्तों, बहुत शुक्रिया। मैं आग्रह करूंगा अब श्रीवास्तव साहब से कि वो आए और अपनी टिप्पणी हमें प्रदान करें। साहिल जी ने श्याम का मंजर बदल दिया। क्या बहुत बात है। शुक्रिया मंजर बदल राघवेंद्र दिया, भाई, बहुत खूब, बहुत बहुत बदल शुक्रिया, दिया सर, बिल्कुल। हर शेर बहुत सवा शुक्रिया। शेर था राघवेंद्र जी। जी 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 जी, बिल्कुल। बहुत खूब। बहुत बारीक ख्याली। बहुत अच्छा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सब दोस्तों, बहुत शुक्रिया। मित्रों, साहिल जी ने कहा कि शब्द मित्रों तो किसी और ने हमसे हड़प लिया, तो हम दोस्तों संबोधित करेंगे। यहीं से शुरू होती है बात। हम देख रहे हैं
कि जो चीज़ें हमारे लिए प्रेरणा की देने वाली चीज़ें होती थी, उन पर भी मित्रों कहने वाले की निगाह है। मैं कई बार सोचता हूँ कि राजस्थान लेखकों और कलाकारों को क्यों आकर्षित करता रहा। पिछले 50 वर्षों की कला पर एक नज़र में डालता हूँ तो मैंने हर समय पाया कि हर कलाकार के मन में राजस्थान जाकर पेंट करने की एक इच्छा रहती है। राघवेंद्र जी ने जब राजस्थान की कविता का यह संग्रह तैयार किया और हमने इस प्रोग्राम का भी नाम रख दिया कविता राजस्थान। आज 2 कवियों ने बताया कि वे राजस्थान के नहीं हैं, लेकिन राजस्थान आए और रह गए। तो दरअसल कविता राजस्थान का मतलब सिर्फ राजस्थान नहीं है। कविता का मतलब मनुष्य का जीवन है, मनुष्य के दुख हैं, उनकी पीड़ाएं हैं, उनका संघर्ष है, उनका परिश्रम है। तो कई लोगों ने यह बात समझ ली कि कविता राजस्थान का मतलब राजस्थान के लोगों से है। दरअसल ऐसा नहीं है। कविता जब जन के साथ जुड़ती है तो वही कविता है, और चूंकि एक किताब के रूप में एक आधार मिला तो हमने कविता राजस्थान कह दिया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती। राजस्थान हमें आकर्षित करता है क्योंकि राजस्थान के आबो हवा में वो विरोध है, वो प्रतिरोध की भावना है। हवाओं के साथ बालू के कण उड़ते हैं, लेकिन फिर जैसे ही हवा कमजोर पड़ती है वो कण वहीं बैठ जाते। तो यह भी एक मुझे प्रतिरोध का रास्ता दिखाई देता। मैंने एक बार भानु भारती जो राजस्थान से आते हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्यात के रंग निर्देशक हैं, उनका एक नाटक मैंने यहाँ देखा था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, चंदा बेड़नी। ये चंदा बेड़नी का कैरेक्टर राजस्थान से ही आता है। हो सकता है हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में भी रहा हो दूसरे नामों से। चंदा बेड़नी जीवन भर प्रतिरोध करती रही। अभी बात हुई देह में खो जाने की, बात हुई देह पर नजर रखने की बात हुई। उस चंदा बेड़नी पर एक राजा की नजर पड़ती है और फिर वह उसके वो चंदा बेड़नी उसके कैद में एक तरह से आ जाती है और उसका दैहिक शोषण करता है राजा। यह नाटक देखते हुए हमें महसूस होता रहा कि राजा तो शोषण कर रहा है, लेकिन चंदा बेड़नी प्रतिरोध कर रही है। उसके एक एक एहसास में प्रतिरोध दिखाई दे रहा था।
उसके एक एक एक्शन में प्रतिरोध दिखाई दे रहा था। उसको हमने बड़े शिद्दत से महसूस किया और राजा को एक दिन बूढ़ा होना ही था, उसके महल में षड्यंत्र होना ही था और चंदा बेड़नी आजाद होती है। उसका प्रतिरोध, मैं प्रतिशोध की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका प्रतिरोध सफल होता है और वो आजाद होती है, खुश होती है। तो ऐसे चरित्रों से भी राजस्थान भरा हुआ है, इस तरह के प्रतिरोध से राजस्थान भरा हुआ है। तो प्रतिरोध हमें मनुष्य बनाता है। हम शोषण का, दमन का, अपने अधिकारों के छीने जाने का अगर हम प्रतिरोध करते हैं तो उससे हम मनुष्य बनते हैं। दूसरों के हक का हम आदर करना सीखते हैं। मुझे ऐसा लगा कि क्या अयोध्या का मंदिर सेक्युलर मंदिर होगा? हो सकता है कभी। अजमेर शरीफ के तरह कभी वह धर्म निरपेक्षता का प्रतीक बन सकता है? उसको सरे बाजार, सरे मीडिया में हिंदू धर्म के प्रतीक के रूप में रोज रोज प्रचारित किया जा रहा है। अजमेर शरीफ के बारे में ऐसा हमने नहीं सुना है। मैं कई बार अजमेर शरीफ गया हूँ और वहाँ जाके ऐसा नहीं लगता है कि एक संप्रदाय विशेष का वह तीर्थ स्थल है। वहाँ जो दिन भर कव्वालियाँ और गीत बजते रहते हैं, उसमें एक शांति महसूस होती है। अजमेर शरीफ का नाम सुनते ही शांति महसूस होती है। अयोध्या का नाम कान में पड़ते ही ऐसा लगता है जैसे मुझ पर ही हमला हो रहा है। ऐसे तमाम प्रतीक राजस्थान में हैं और वो प्रतिरोध के प्रतीक हैं। मैं राजस्थान के कई महलों को देखा है मैंने। कई महल तो अब होटल बन गए हैं। उन महलों के अंधेरों को देखा। उन अंधेरों में मुझे चीखें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत अन्याय हुआ होगा। मुझे लगता है कि यहीं से राजस्थान की कविता अलग होती है, बिहार से अलग होती है, उत्तर प्रदेश से अलग होती है। तमाम हिंदुस्तान के प्रतीकों से राजस्थान के प्रतीक अलग होते हैं और हमने वहां से अपनी जनवादिता ग्रहण की है। वही हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। तो राजस्थान के आबो हवा में ही प्रतिरोध की आवाज है और वह आवाज इतनी बुलंद है कि राजस्थान से आने वाली कविताओं में हम महसूस करते हैं और बहुत शिद्दत से महसूस। अगर हम आगरा जाते हैं तो ताजमहल कम और मकराना के संगमरमरों पर श्रम के पसीने की चमक
अधिक महसूस करते। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि राजस्थान की कविता अपने आबो हवा से प्रेरणा ले रही है और वहाँ प्रतिरोध के प्रतीकों से मनुष्य का निर्माण हो रहा है, कवियों का निर्माण हो रहा है। तो जाहिर है कि वहाँ की कविता, वहाँ की आवाज जो आ रही है वो अलग है। तो यहाँ अगर हम राजस्थान की कविता कहते हैं तो कुछ हद तक सार्थक लगता है। प्रतिरोध का मतलब प्रतिशोध, हिंसा, गुस्सा, बदले की भावना, ये सब नहीं है। ये तो कहने की बात नहीं है। जीवन सिंह जी ने एक दिन एक कार्यक्रम में उन्होंने राजस्थान की कविता पर बात की थी और जनपदीयता की बात की कि जनपद से भी कविता बदलती है। तो राजस्थान में कई जनपद हैं और वहां से आने वाली कविताओं की अपनी अपनी विशिष्टता है। विस्थापन जनपद को नुकसान पहुंचाया है। राजस्थान से भी विस्थापन हुआ है। मैं जब तमिलनाडु जाता हूँ तो तमिलनाडु के छोटे छोटे शहरों में राजस्थान के लोगों का व्यवसाय दिखाई देता है। वो हैं राजस्थान के लेकिन तमिल बोलते हैं। मैं पश्चिम बंगाल जाता हूँ, कोलकाता में, वहाँ मैं देखता हूँ वो लोग राजस्थानी बंगाली हैं। तो इस तरह से जनपदीयता विस्थापन के साथ फैला भी है। मैं इसके बाद ज़्यादा समय न लेते हुए मैं जनपद और विस्थापन और राजस्थान की बात करना चाहता हूँ। एक अगे की कविता मुझे याद आती है और बहुत प्रसिद्ध कविता है। हालांकि अगे मेरे प्रेरणा स्रोत नहीं है। अगे की एक कविता थी कि सांप तुम शहर गए नहीं। ये पंक्तियां, एक कविता आप लोग, तो विष कहाँ से मिला। तो अगे की इस कविता में वो जनपद आता है। इनोसेंस जनपद में है और वो सांप यहाँ इनोसेंस का प्रतीक है। जब उसका विस्थापन होता है और वो शहर जाता है तो वहाँ उसको विष मिलता है। तो विस्थापन ने इनोसेंस को भी नुकसान पहुंचाया है। तो अगर आप अपने जनपद में रहते हैं तो आप उस इनोसेंस को आपने बचा के रखा है। एक दूसरी कविता जो मैं यहाँ कोट करूँगा वो हरीश करमचंदानी जी की है और ये कविता मुझे मिली बाबरी ध्वंस के 10 वर्षों के बाद असद जैदी के संपादन में सहमत ने एक संकलन, कविता संकलन निकाला था। उसमें ये कविता संकलित है। वो 2 पंक्तियां हैं उनकी कि मैं आभारी हूं सांप का कि नहीं डसा मुझे। ये कविता मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि हम लोग इस समय में जो कि हम तानाशाह की ओर बढ़ रहे हैं उसमें हम लोग 2 तरह से बट गए हैं। एक, जिसको सांप ने डस लिया है,
और दूसरे जिनको सांप ने नहीं डसा है, जिनको सांप ने नहीं डसा है, वो सांप के आभारी हैं कि तुमने मुझे नहीं डसा। ये चीज, ये कविता तो 20 साल पुरानी होगी, लेकिन इस समय हम ये महसूस कर रहे हैं कि जिनको इस व्यवस्था से परेशानी नहीं हो रही है वो बहुत खुश नजर आ रहे हैं, और ऐसे लोग पूरे हिंदुस्तान में दिखेंगे। तो यह जरूरी है कि वो लोग इस बात को समझें कि अगर सांप के पास विष है तो वो डसेगा। तो आज जितनी कविताएं हमारे चारों कवियों ने सुनाया, उसमें ये प्रतिरोध का स्वर इतना मजबूत था कि आनंद आ गया। आनंद मतलब रीतिकालीन आनंद नहीं, आनंद जो अपने आप को बदलने की प्रेरणा देता है, मनुष्य बनने की प्रेरणा, वो आनंद सचमुच आप लोगों के दोहों, गीत और कविताओं में यह चीज इतनी भरी हुई है कि मन सचमुच। और ये 5वीं कड़ी है, हम पहली कड़ी से ही इस चीज को महसूस कर रहे हैं। मैंने वो किताब नहीं देखी है जो राघवेंद्र ने संपादित की है, वो भेजा ही नहीं है। रोज कहता है आके दे जाऊंगा, लेकिन ये काम करते हुए मेरा अपना ही विश्वास और गाढ़ा हुआ है, मजबूत हुआ है कि राजस्थान के बारे में जो मैं सोचता हूँ ठीक ही सोचता हूँ। धन्यवाद। साहिल जी। जी, थैंक यू। श्रीवास्तव साहब ने अभी अपने वैचारिक आयाम हमारे सामने रखे, हमारी कविताओं के बहाने से उन्होंने अपनी बात कही, राजस्थान के संदर्भ, यहाँ की कविता को उन्होंने रेखांकित किया। मैंने पहले भी कहा था, आज के इस कार्यक्रम में जो कुछ भी अच्छा हुआ है वो श्रीवास्तव जी के खाते में जाएगा, और जो कुछ भी गड़बड़ा गया है मामला वो राघवेंद्र के खाते में जाएगा। तो मैं अब राघवेंद्र को हैंड ओवर कर रहा हूँ। मैं राघवेंद्र को हैंड ओवर करता हूँ। राघवेंद्र जी जी आओ जी, और जी, भाई हम जी। सबका शुक्रिया अदा करो। जी 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 जी। मैं इससे पहले कुछ कहूँ, कैलाश जी हाथ रेज कर रहे थे, मैं चाहूंगा कैलाश जी जो कहना चाह रहे हैं वो कह दें। बिल्कुल। हाँ राघवेंद्र जी, मैं ये जानना चाह रहा था जी। कि क्या ये पता हो सकता है कि आज के इस कार्यक्रम को कितने लोगों ने ज्वाइन किया? 7 लोगों ने। नहीं, जो 9 इसमें तो अभी हैं हमारे सहित। हाँ, 11 16 तक गए थे। जी हाँ, 16 अच्छा, तक गए थे। हाँ, अच्छा जी जी, 16। ठीक ठीक। और अब क्योंकि ये रिकॉर्डिंग उस पर जाएगी, यूट्यूब पे जाएगी, जी जी, हाँ, कल तक डल जाएगी, और वो ग्रुप में वो मिथिलेश जी कल नेक्स्ट डे तक आमतौर पर डाल देते हैं, और आप उसको देख सकते हैं यूट्यूब पर। जी जी जी, और पुराने एपिसोड भी है। जी 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 और जी, राघवेंद्र कहिए। जी, एक बात जी 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 एक बात मैं कहना चाहता हूँ जी कि दरअसल कविता को दूर तक ले जाने के लिए एक सामूहिकता की जरूरत है। तो मैं हर बार बार अपील करता हूँ कि आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, मैंने जो भी सोशल मीडिया है उस पर ये वीडियो डाल दें। और यही नहीं कि सिर्फ कविता लिखने वालों, अपने बच्चों को, संबंधियों को, सबको भेजें, और जी। वो उनको पसंद आएगा, वो देखेंगे। हम उनको दिखाते नहीं है। जी जी, राघवेंद्र जी। ठीक कह जी रहे हैं। जी जी मैं एक टिप्पणी बीच में करना चाहता हूँ, कैलाश जी। कबीर के लिए भी और
श्रीवास्तव जी ने जो भी बात की, उन दोनों की बात के हवाले से मुझे ये कहना है कि 100 किलो दूध के मुकाबले 2 किलो मावा ज्यादा अच्छा होता है। बहुत बढ़िया। सही है, सही है। जो बात राघवन जी, मिथिलेश जी ने अभी जहाँ छोड़ी, मैं वहां से कहना चाहता हूँ कि मुझे कई बार ये लगता है कि सोशल मीडिया जो शायद जिसके पीछे भावना ये थी कि ज्यादा लोगों को सोशल करे, अब मुझे लगता है कि उससे लोग अनसोशल ज्यादा हो रहे हैं। यानी मैंने अपनी बात कह दी और कल फिर दूसरे की मैं शायद ना सुनूं। आमतौर पे ये रहता है। ठीक बात, ये मैं इसी कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूं। आमतौर पर ये हो रहा है कि दूसरे भी प्लेटफॉर्म पर भी ये चल रहा है कि अपनी बात कही और रवाना हो गए, दूसरे को हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। शायद मोदी जी का कुछ असर रहा होगा। अच्छा है, अच्छा है, वाह राघवेंद्र, अच्छा है। एक बात एक तो मैं ये कहूँ जो बात लोकेश जी ने शुरू में कही थी कि इस पुस्तक में एक उर्दू का खंड भी है, और उर्दू के खंड में 11 शायर हैं, और उसमें शीन खाब निजाम साहब से लेकर के और आदिल रजा तक शायर उसमें मौजूद हैं। और हमने कोशिश की है कि अलग अलग शहरों में भी जो प्रमुख शायर हैं वो उसमें शामिल हों, और उस पर एक पर्चा भी लिखा गया है। वो बीकानेर उर्दू विभाग में, डूंगरगढ़ कॉलेज के उर्दू विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं असमा मसूद। उनका जिक्र पिछले एपिसोडों में नहीं हो पाया, मैं आज खास तौर से कहना चाहूंगा असमा मसूद ने बहुत मेहनत करके हमारा अनुरोध स्वीकारा, मेहनत करके उस पर पर्चा लिखा है, और एक अच्छा पर्चा उन्होंने लिखा। दूसरी बात, जो प्रतिरोध की बात मिथिलेश जी कर रहे थे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस वो चंदा बेड़नी की बात वो भानु भारती जी के नाटक के संदर्भ में कर रहे थे, हमारे पास मीरा का बहुत बड़ा उदाहरण है। मीरा सामंतवाद और पितृसत्तात्मक उसके खिलाफ लगा जो उन्होंने प्रतिरोध उनका रहा है, वो बहुत रेखांकित करने योग्य रहा है। तीसरी बात, जो मंदिर वाली बात मिथिलेश जी ने कही थी, तो मैं सिर्फ उसमें इतना ही जोड़ना चाहूंगा कि जिस मंदिर की बुनियाद किसी दूसरे धर्म की नफरत पर खड़ी हुई हो, उससे और ज्यादा अपेक्षाएं मैं तो कम से कम नहीं करता। आज सबसे अच्छी बात ये लगी, पहले हम इस सत्र को जो प्लान कर रहे थे, तो मेरे दिमाग में ये था कि हम केवल गीतकारों को सुने, लेकिन वो फिर बाद में मन बदला और फिर हमने किया कि नहीं, ऐसा नहीं, और फिर हमने सबको अलग अलग ढंग से जोड़ा। और मैं भाई नवनीत जी का, कैलाश कबीर जी का, लोकेश सिंह साहिल साहब का, स्मिता जी का, इन सब का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने एक तरह से इस सत्र में वैविध्य हमारे सामने रहा, जिसमें कविता भी थी, गीत भी थे, गजल भी थे, दोहे भी थे। ऐसा पहली बार हुआ है और सबने बहुत आनंद किया, बहुत एंजॉय किया। और कैलाश कबीर जी का शुक्रिया कि उन्होंने बीच में ये कहा कि भाई प्रतिक्रियाएं भी आए तो ये थोड़ा सजीव हो जाएगा, और वाकई में ये कार्यक्रम जीवंत हो उठा। और मैं आप सब कवियों का दिल से बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मेरे एक अनुरोध पर आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस कार्यक्रम को आपने सजीव बनाया और शान बढ़ाई उसकी। और मैं उन मित्रों का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, खासतौर से हमारे अनिल गंगा साहब, जो पहले एपिसोड से हमारे साथ इस लिखावट के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा सीमा जी इसमें जुड़ी हुई थी, सीमा मुजड़ा जी, कृषक जी जुड़े हुए थे, DM मिश्र जुड़े हुए हैं, और भी कई लोग जुड़े हुए हैं। उन सबका भी मैं आभारी हूँ। भाई ये कार्यक्रम आपके जुड़ने से ही, जो एक मूल उद्देश्य है
कि राजस्थान, ऐसा नहीं है कि राजस्थान की कविता किसी दूसरे प्रदेश से कहीं कमतर है, लेकिन हमारा उद्देश्य यही था कि समकालीन हिंदी के परिदृश्य पर राजस्थान की कविता दूर तक जाए, और उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसमें लिखावट संस्था का जो सहयोग मिथिलेश जी के माध्यम से हमें मिला है, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और एक वो जिम्मेदारी उन्होंने ली है, तो वो हमारे लिए, राजस्थान के सभी रचनाकारों के लिए एक बहुत सुखद बात है कि वो इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं और हमारी बात को दूर तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और रिकॉर्डिंग के माध्यम से निश्चित रूप से बहुत दूर तक जाएगी। एक बात, मिथिलेश जी की जो शिकायत थी, मैं बिल्कुल मानता हूँ, जायज शिकायत है कि वो किताब मैं प्रकाशक को कई बार कह चुका हूँ मेरे पास इधर से उधर से शिकायत, मतलब यहाँ तक कि जो लोग खरीदना चाहते हैं उनको भी दिक्कत आ रही है कि वो फ्लिपकार्ट में कई बार नहीं हो, तो मैं उनको कहा, मैंने कहा यार इस सिस्टम को जरा देखो, और वो किताब अब मैं उसको जब जब मेरे पास शिकायत आती है मैं उनको कहता हूँ भाई इनको वहां भेजिए। और अब ऑनलाइन और फोन के माध्यम से मैं उनको कह पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये किताब सब तक पहुंचे। और ये किताब दरअसल ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये किताब है, हालांकि ये काम प्रकाशक का है जो मुझे करना पड़ रहा है। ये किताब फ्लिपकार्ट पे मौजूद है, और उसने, प्रकाशक ने इसकी कीमत 250 रुपए रखी है, और 85 इसमें रचनाकार हैं, जिसमें 11 शायर हैं और 74 हमारे दूसरे कवि हैं। इसमें एक खंड हमने जो हमारे जो बड़े कवि हैं, जो धरोहर के रूप में, जो अब हमारे बीच में नहीं है, हम उनको भी याद करना चाहते थे, उनके रचनाकार को भी याद करना चाहते थे, इसलिए वो भी, उनकी रचनाएं भी इसमें हैं। नंद चतुर्वेदी, विजयेंद्र जी, हरीश वाताने जी, आदि आदि, राजेंद्र बोरा जी भी हैं उसमें, शिवराम भी हैं, तारा प्रकाश जोशी हैं, ये लोग उस। तो मैं अंत में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका, मिथिलेश जी का, और अन्य जो साथी जुड़े हैं उन सभी का। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।